हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, आज मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबके लिए मर्केंटाइल लॉ ये सब्जेक्ट जो सीए फाउंडेशन में 60 मार्क्स का है और इसी का दूसरा पार्ट जो बिजनेस रिपोर्टिंग से रिलेटेड 40 मार्क्स का है वो आप सबके लिए लाया हूं। और आज के इस सेशन में, पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, आगे हम समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और दूसरा इस सब्जेक्ट में है क्या क्या पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मर्केंटाइल लॉ। ओके, ये जो सब्जेक्ट हमारे पास है ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट है बेटा। नंबर 1 बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का एंड कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग जो पार्ट है हमारे पास 40 मार्क्स का है। ठीक है, जो बिजनेस लॉ है बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, जो बिजनेस लॉ है बेटा अपने पास, हमारे पास ये स्लाइड है, देखिए ये जो मर्केंटाइल लॉ है, बिजनेस लॉ, हमने जो 60 मार्क्स का कवर अप किया है इसमें 5 चीजें बेटा। नंबर 1 इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी एक्ट। 5 चीजें हैं यहां पे। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारे पास कवर है दैट इज कवर्ड अप टू सेक्शन 1 to 75। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो कवर है हमारे पास दैट इज 76 to 123 सेक्शन। ये जो सेक्शन है सेक्शन 1 से लेके 123 ये सीक्वेंस में है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट ही वहां से हो रहा है जहां से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा खत्म हो रहा है। ठीक है, तीसरा आता है बेटा हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा शुरू होता है बेटा सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 तक। अगर मैं आपको ये बताऊं, ये रहा यहां पे जो सेक्शन है बेटा 120, ये देखिए यहां पे 123 एंड देन यहां से 239, यहां पे कुछ गैप आ रहा है। ये जो गैप है मतलब सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238, ये जो गैप है बेटा इट इज कवर्ड हियर, जिसे हम स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सेक्शन है सेक्शन 124 से लेके 238 तक, ये बेटा आपको सीए इंटर में पढ़ना है, ये आपको सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़ना। तो हमारे पास जो सिलेबस में कवर है, ध्यान से समझिएगा बेटा, जो बिजनेस लॉ मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन 1 to 75, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमारा फाउंडेशन में कवर है। देन 76 से लेके 123 ये भी हमारा फाउंडेशन में कवर है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट जो 124 से 238 तक है, ये वाला सेक्शन जो हमारा कवर होगा बेटा ये सीए इंटर में कवर होगा। एंड देन 239 से लेके 266 तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन हमारा कवर होता है। 239 से 266 तक जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो भी कवर होता है हमारा फाउंडेशन पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी हम जस्ट ओवरव्यू एक ले लेते हैं। एंड देन इसके बाद 2 नई चीजें जुड़ी हैं
जो हमारे पास, जो हम बिजनेस लॉ के अंदर ही कवर करें, दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस लॉ बट डेफिनेटली दिस इज वेरी मच डिफरेंट ब्रांच जो कि हम आपके सिलेबस में कवर कर रहे हैं। तो बेटा अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो बिजनेस लॉ का मेन तीन हिस्सा है, मेन जो तीन हिस्सा है वो ये है बिजनेस लॉ। तो एक बिजनेस लॉ अपने पास कवर है, एक जो बिजनेस लॉ कवर है वो कितना कवर है बेटा हमारे पास, सेक्शन 1 से लेके 266 तक। सिर्फ इसमें कौन से सेक्शंस कवर नहीं होंगे, 124 से लेके 238 तक ये कवर नहीं होगा। बाकी बिजनेस लॉ जो हमारा सेक्शन 1 से लेके 266 मर्केंटाइल लॉ है, इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मर्केंटाइल लॉ, बराबर। तो मर्केंटाइल लॉ का जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 266 है वो सारा कवर होगा एक्सेप्ट 124 से लेके 238 तक, जो कि हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है बट इसे डेफिनेटली हम कहां पे कवर करेंगे, सीए एंटर में कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक आगे बेटा एलएलपी जो सेक्शन 1 से लेके 69 तक है, और कंपनी एक्ट के हम सिर्फ बेसिक, नॉर्मली इसके 500 सेक्शन है बेटा कंपनी एक्ट के, बट ये जो कंपनी एक्ट है ये आपका फाइनल तक चलेगा बेटा। ये कंपनी एक्ट का बेसिक पोर्शन हम फाउंडेशन में कवर कर रहे हैं। फिर अप्रॉक्स 150 सेक्शन, फर्स्ट 150 सेक्शन जो है वो हमारा एंटर में कवर होगा, एंड 150 सेक्शन के ऑनवर्ड जितनी सारी चीजें हैं बेटा वो हम फाइनल में कवर करेंगे। तो जो कंपनी एक्ट है वो आपको बेटा फाइनल तक पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि कंपनी एक्ट का जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक जो सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट मैटर है, वो आप फाउंडेशन पे अच्छे से कर लो कि व्हेन यू गो टू दैट सीए एंटर लेवल आपके पास एक बेहतर फाउंडेशन कंपनी एक्ट का दिमाग में होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पांचों ही जो लॉ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करोगे या जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट जो आईसीआई ने आपके सिलेबस में लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो ये बिजनेस रिपोर्टिंग एंड करस्पॉन्डेंस वाला पार्ट है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये 40 मार्क्स के लिए है। ये डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा व्हेन यू डूइंग प्रैक्टिस और व्हेन यू डू जॉब। सो देयर इज अ lots of compliances, lots of correspondence are there which is required to be submitted to your senior subordinates, right, or some colleagues। तो आपके पास एक फॉर्मल लेटर कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, कंटेंट कैसे होने चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जब आप देखो सीए क्लियर हो जाओगे, सीए बन जाओगे, या आप सीए एंटर हो जाते हो और आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है किसी सीए फर्म में, तो आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, राइट। तो एप्लीकेशन कैसे होने चाहिए, कंटेंट उसके कैसे होने चाहिए। व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप कंपनी को लेटर ड्राफ्ट करोगे, आप अपने सीए फर्म को लेटर ड्राफ्ट करोगे, या दूसरे ऑडिटर को आप अपॉइंट करना चाहोगे अपने फर्म में, उसके लिए आपको लेटर ड्राफ्ट करना है। तो मेरे हिसाब से कि ये जो चीजें हैं ये आपको फाउंडेशन लेवल पे ही अगर है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये विस्तृत जानकारी हमने आपको प्रोवाइड की है मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड बेटा, जो कि आपका एक 60 मार्क्स के लिए बिजनेस लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, एंड 40 मार्क्स के लिए आपका बेटा करस्पॉन्डेंस, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो अब आ जाइए हम बात करेंगे बेटा लॉ की। अभी हम इसकी बात नहीं करें, इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट डेफिनेटली अभी हम बात करेंगे बेटा लॉ की। आइए हम समझते हैं लॉ का मतलब जो है वो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, ठीक है। इस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, अगर आप सोचो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आप सोचो इंडिया में अगर हमारे लॉ नहीं होता, कानून नहीं होता तो क्या होता, राइट। आप बेटा अगर गाड़ी चलाते हो, रोड पे जाते हो, बराबर है, अगर सोचो ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स ना हो तो सोचो क्या होगा, कोई भी कितनी भी स्पीड पे गाड़ी चलाएगा, राइट। टर्निंग के लिए आपके पास कोई लॉ नहीं है, आप कभी भी जा रहे हो, कभी भी रुक रहे हो, कभी ब्रेक मार रहे हो, मतलब आपके अपने एक्ट में ही कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, राइट। आप सोसाइटी में रहते हो, अगर आप देखो आपके बुजुर्ग होते हैं, राइट, और अगर आप उनके साथ विनम्रता से पेश ना हो, या आप अभद्रता दिखाओ, या आप इनडिसिप्लिन में रहो, तो क्या उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। यस, आप किसी से भी लड़ाई करोगे, क्यों, आपको डर नहीं है कि आपके ऊपर कोई है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको डर नहीं होगा कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आप फ्री हो जाओगे। तो आप फ्री ना हो, आपका एक्ट फ्री ना हो, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, सम काइंड ऑफ रेगुलेशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी इम्पोज्ड अपॉन ह्यूमन कंडक्ट
एंड फॉर दिस पर्पज लॉ इज वेरी मच मैंडेटरी, राइट। अभी आप बेटा घर में हो, आप समझो, जब आप घर में रहते हो तो आपके ऊपर जो लोग कंट्रोल करते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं, आपके बड़े भाई बहन होते हैं, भाभी माँ होती है, राइट। जब आप स्कूल में रहते हो तो टीचर्स होते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, राइट। जब आप समाज में रहते हो तो पब्लिक होती है जो आपको कंट्रोल, अगर आप गलत करोगे तो पब्लिक ऑब्जेक्शन लेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कभी कभी पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, राइट। आप कुछ भी जुर्म कर सकते हो, किसी का मर्डर कर सकते हो, राइट, रेप कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, तो रोकने वाला कौन है, कंट्रोल कौन लगाएगा, राइट। तो उसके लिए जो लॉ है, बराबर है, तो अगर हमें ये कंट्रोल लगाना है, हमें ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है, तो कोई पर्टिकुलर बंदा कंट्रोल में लगाएगा क्या, नहीं, क्योंकि पब्लिक ने उसको पावर ही नहीं दिया। और अगर कोई कंट्रोल लगाएगा भी तो पब्लिक उसको फॉलो क्यों करेगी। तो हमारे यहां पे इंडिया में क्या सिस्टम चलता है बेटा, डेमोक्रेसी। अगर आप समझो डेमोक्रेसी चलता है, मतलब आपने पढ़ा होगा ये, बिल्कुल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये तीन चीजें। अब इंडिया को क्या बोला जाता है बेटा, डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब जो कुछ भी किया जाएगा वो पब्लिक के द्वारा किया जाएगा, जो कुछ भी किया जाएगा वो पब्लिक के लिए किया जाएगा, और जो कुछ भी होगा वो पब्लिक का होगा। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। अब पब्लिक के लिए करना है कि पब्लिक की जो लाइफ है वो बहुत ही सुकून से हो, बराबर। तो पब्लिक के द्वारा इसकी लाइफ को सुकून बनाने के लिए पब्लिक ही करेगी, क्या करेगी बेटा, वोट करेगी। तो इसकी लाइफ क्या हो जाएगी बेटा, एकदम स्मूथ हो जाएगी। पब्लिक की लाइफ को अगर स्मूथ बनाना है तो पब्लिक के द्वारा ही क्या किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी, और वोटिंग के द्वारा पब्लिक जो है अपना पावर किसको देती है बेटा, गवर्नमेंट को। पब्लिक अपना पावर किसको देती है बेटा, गवर्नमेंट को देती है, कि ये लो मैंने अपना सारा पावर, ये किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, एक पर्सन की बात नहीं, मैं पूरे पब्लिक की बात कर रहा हूं, पूरे इंडियंस की बात कर रहा हूं, पूरे सिटीजन ऑफ इंडियन की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने अपना मत, अपना वोट एक गवर्नमेंट के हक में दिया, कि भाई जो भी आपको पब्लिक के लिए क्या करना है, पावर लगाना है, कंट्रोल लगाना है, रेगुलेशन लगाना है, वो आप लगाओ, और जो भी आप लॉ, कानून, अर्थव्यवस्था जो भी आप बनाओगे हम उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से, जब आप वोटिंग करते हो तो आप क्या बनाते हो बेटा, गवर्नमेंट बनाते हो। गवर्नमेंट कौन कौन सी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, स्टेट गवर्नमेंट बनती है, राइट। तो कुछ पावर किसको दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ पावर किसको दिए गए बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर राज्य में कुछ करना है, किसमें करना है बेटा, राज्य में करना है, बराबर है। किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए, हर जगह अप्लाई नहीं होता, किसी पर्टिकुलर राज्य में अप्लाई होता है। जैसे आप देखो, पहले, आज तो जीएसटी आ गया, पहले सेल्स एक्ट लगता था। सेल्स एक्ट हमेशा राज्य के हिसाब से लगता था, स्टेट के हिसाब से लगता था। और इनकम टैक्स जो था, वो इनकम टैक्स जो है वो पूरे गवर्नमेंट, पूरे इंडिया में लगता है, वो राज्य के हिसाब से नहीं चलता। तो कुछ एक्ट जो है वो राज्य के हिसाब से चलते हैं, और कुछ एक्ट जो है वो इंडिया के हिसाब से चलता है, पूरे के पूरे। तो जो राज्य के हिसाब से चलता है उसका मेन सुप्रीम पावर किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो पूरे इंडिया में चलता है उसका पूरा पावर किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो स्टेट में चलता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और जो पूरे इंडिया में अप्लाई होगा बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई होगा। यहां तक मैं क्लियर हूं, ठीक बात है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, मेरी बात आप समझना। अब गवर्नमेंट की मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो गवर्नमेंट को जो भी कुछ भी इंप्लीमेंट अगर करना है इंडिया में, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को कुछ भी क्या करना है बेटा, इंप्लीमेंट करना है इंडिया में, ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपना एक प्रपोजल किसको भेजना पड़ेगा बेटा, सांसद में। सांसद मतलब पार्लियामेंट,
अब थोड़ी सी ये बात समझ, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे बेटा, तो ये बेसिक जानकारी अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है इंडिया में, तो उसे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रपोजल देना पड़ेगा। कहां पे बेटा, पार्लियामेंट में, कि मैं ये पर्टिकुलर चीजें जो है इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया के सिटीजन के फायदे के लिए इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। अब बात ये आती है, गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट पब्लिक के मेजॉरिटी पे बनती है, वोट के बेसिस पे बनती है। तो जिसे भी गवर्नमेंट की कुर्सी संभालनी है वो डेफिनेटली कौन होता है, नॉमिनी होता है, कि भाई मुझे गवर्नमेंट चलाना है, सरकार चलानी है। तो बहुत सारी पार्टी बनाई गई। पार्टी कौन कौन सी बनाई गई गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है। ये मेन जो दो लीडिंग पार्टी, बाकी तो बहुत छोटी मोटी पार्टीज हैं, अपन छोटी मोटी पार्टीज की बात नहीं करते, मेन जो बड़ी पार्टीज हैं। अब बीजेपी में पार्टी है तो यहां पे भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं, कांग्रेस में भी बहुत लीडर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते कि भाई लोग उनके लिए वोट दे। और कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है, जो लीडर्स का अध्यक्ष होता है, जो मेन होता है, राइट, तो वो चाहता है कि पब्लिक उनको वोट दे। तो यहाँ पे अभी मैं मान लेता हूँ मोदी जी हैं, मान लेता हूँ क्या है ही, ठीक है। और यहाँ पे सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। अब सोनिया गांधी चाहती है कि भाई राहुल गांधी सेंट्रल गवर्नमेंट को संभाले, राइट, और अमित शाह जी चाहते हैं मोदी जी हमारी गवर्नमेंट को संभाले। मतलब अब फाइट किन दोनों के बीच में चल रही है बेटा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कि भाई ये जो गवर्नमेंट की कुर्सी है वो संभालेगा कौन, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये थोड़ा सा आप सिस्टम समझ लो। पब्लिक अपना वोट देती है, पब्लिक अपना वोट देती है, बहुत सारे डेजिग्नेशन होते हैं, पार्षद होता है ना। तो मैं मेन बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो एक तो एमएलए, जिनको आप मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ये पब्लिक के वोट से एमएलए बनते हैं। बहुत सारे एमएलए मिलके क्या बनाते बेटा, क्योंकि पब्लिक ने अपने अपने एरिया के एमएलए को वोट दिया, ठीक बात है। अब ये एमएलए पब्लिक का, तो से सपोज यहाँ पे 30,000 वोट है, इनके पास 40,000 वोट है, इनके पास 50,000 वोट है, इनके पास 60,000 वोट है, इनके पास 12 लाख वोट है। तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं बीजेपी, कांग्रेस, अब ये अपनी स्वेच्छा अनुसार चाहे तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते, चाहे तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते। अगर ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये एमएलए जो है ये किनके पास जाएंगे बेटा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई सारे एमएलए को लेके बैठा हुआ है, आ रहा है बात समझ में। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है या तो ये बीजेपी का मेंबर हो सकता है या तो ये कांग्रेस का मेंबर हो सकता है। डेफिनेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टी को, कि भाई गवर्नमेंट की कुर्सी पे बिठाना किसको है। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है, पार्लियामेंट में एमपी बैठे हुए हैं बीजेपी के भी, और एमपी बैठे हुए बेटा कांग्रेस के भी, ठीक है, बराबर है। अब इसमें से आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी है वो कौन है बेटा, बीजेपी है, रूलिंग पार्टी होगी, ठीक है। अब रूलिंग पार्टी है कौन, बीजेपी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, इंडिया में रूल कर रहे हैं, इसलिए हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। जो पार्टी इंडिया में रूल कर रही है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं। ये अपोनेंट हो गए, अपोनेंट ऑफ व्हाट, रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो आज इंडिया में कुछ अप्लाई करना है, अगर इंडिया में कुछ अप्लाई करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक प्रपोजल बनाती है।
आप देखते हो फेब में बजट आता है ना, तो बजट इज नथिंग बट अ प्रपोजल, वो प्रपोजल बनाया गया है और ये प्रपोजल किसके पास गया बेटा? लोकसभा में। मैं अगेन यहां पे आता हूं, तो रूलिंग पार्टी क्या करती है बेटा? रूलिंग पार्टी क्या करती है बेटा? प्रपोजल बनाती है। क्या बनाती है? प्रपोजल। अब प्रपोजल मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज मैं एग्जांपल बोलता हूं, जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी का प्रपोजल बनाया गया, जीएसटी का प्रपोजल बनाया गया, ठीक है, ये प्रपोजल बना, अभी एक्ट नहीं बना ना। इसे एक्ट अगर बनाना है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा बेटा? लोकसभा। लोकसभा अगेन पार्लियामेंट। और अगर इस प्रपोजल को 2/3 की मेजॉरिटी मिल गई, 2/3 ऑफ मेंबर, जितने भी पार्लियामेंट, अगर 2/3 से वो जीत गया, मेजॉरिटी से जीत गया, तो डेफिनेटली सेकेंड डिस्कशन कहां पे होगा बेटा? पार्लियामेंट के राज्यसभा में। पार्लियामेंट के कहां पे होगा बेटा? राज्यसभा में। और यहां पे भी अगर अप्रूवल मिल गया इसको, तो फिर इसमें प्रेसिडेंट का कंसेंट लिया जाएगा। मतलब इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें सिर्फ अपना साइन करना होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम 95% सेम ही होता है। एक्सेप्शनल केसेस में, नॉर्मली होता नहीं, एक्सेप्शनल केस में प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इनके अप्रूवल को डिसअप्रूव भी कर सकते हैं या उस पर अपना कुछ एडिशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड फिर वो फाइनल ऑर्डर जो है वो यहां पे पास हो जाएगा। एंड जैसे ये फाइनल ऑर्डर पास होता है तो ये जो प्रपोजल आया था जीएसटी के, नाउ जीएसटी बिकम व्हाट? एक्ट। आ रहा है बात समझ? तो ऐसे ही जब मैं बात करूं बिजनेस की या किसी भी एक्ट की मैं बात करूं कि किसी भी चीज को एक्ट बनाना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना है, पार्टनरशिप को एक्ट बनाना है, ओके, सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स आप सेल करो उसको एक्ट बनाना है, कि गुड्स कैसे सेल की जाएगी मार्केट में उसका एक्ट बनाना है, पार्टनरशिप कैसे होगा उसका एक्ट बनाना है। तो ये प्रोसेस को यहां से गुजरना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। और इन तीनों को एवरेज बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 3 महीने लगते हैं। मतलब जो बजट फेब में पास होगा तो अप्रॉक्स मार्च, अप्रैल, मई, मतलब किसी भी चीज को आप अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इस 3 महीने का समय लगेगा। और जब ये एक्ट बन जाएगा तो फिर ये बाइंड हो जाता है किसके ऊपर बेटा? पब्लिक के ऊपर, इंटायर पब्लिक के ऊपर ये बाइंड हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो किसी भी एक्ट को, किसी भी प्रपोजल को एक्ट बनाने के लिए हमारे पास 3 महीने, 3 महीने में क्या कि वो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और अगर स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। पहले कहां पे? लोकसभा पे, फिर राज्यसभा पे, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल ले लिया जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब बात आती है, मैं बात करता हूं बेटा बिजनेस लॉ की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो बिजनेस लॉ है, मतलब बिजनेस लॉ क्या? अगर आप कोई बिजनेस करते हो, अगर आप कोई क्या करते हो बेटा? बिजनेस करते हो, तो बिजनेस के लिए बताओ रूल्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तरीका होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमें क्या बनाना था बेटा? एक्ट बनाना था। तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल दिया, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट का कंसेंट, एंड देन ये क्या बन गया बेटा? एक्ट बन गया। आ रहा है बात समझ? तो हमने दिया था कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल की कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन गया। ये कब हुआ था बेटा? 1872। तो इस एक्ट का नाम रखा गया बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेम वे पार्टनरशिप के लिए, सेम वे होगा आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। सेम वे आपका कंपनी एक्ट, हर चीज को अगर एक्ट बनाना है तो दिस इज ओनली द वे आउट, ठीक है।
अब कभी कभी हो सकता है ये जो एक्ट बने इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, अमेंडमेंट्स आ जाए, राइट। अमेंडमेंट कैसे? अमेंडमेंट्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, लोगों की नीड चेंज होती है, राइट। कोई चोरी करता है, टैक्स, जैसे टैक्स चोरी करने लगा तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए अमेंडमेंट्स, राइट। बिजनेस में कोई गलत काम करने लगा तो उस गलत प्रोसेस को रोकने के लिए। तो जब भी हम कोई एक्ट बनाते हैं तो हम आज की विचारधाराओं को मद्देनजर रखते हुए एक्ट बनाते हैं। बट अगर इस विचारधारा को कोई भी गलत तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करता है तो हम उसे चेंज करने के लिए क्या लाते हैं बेटा? अमेंडमेंट्स। क्या लाते हैं हम? अमेंडमेंट्स। नॉर्मली फाउंडेशन लेवल पे आपको कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं होती क्योंकि ये जनरल एक्ट है, तो जनरल एक्ट में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स, खास अमेंडमेंट्स नहीं होते, यदा कदा होते हैं। तो आपको अभी इस चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट यस, सीए इंटर और सीए फाइनल में जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली इन चीजों पे आपको डील करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में, संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि मैं बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं एग्जांपल लेता हूं। हमारे डिस्कशन बेटा चलेंगे, बट हम डिस्कशन के साथ अगर समरी समझेंगे तो उस चीज का आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और जब भी आप कोई चीज डिस्कशन के साथ समराइज फॉर्म में याद करते हो, डिस्कशन करके समरी फॉर्म में याद करते हो, तो वो समरी आपको लॉजिकली याद रह जाती है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि जो एक्ट बनाने का जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दिया गया बेटा? पार्लियामेंट को दिया गया है। किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे को, पार्लियामेंट को बनाया किसने? पार्लियामेंट को स्टैब्लिश किसने किया बेटा? पार्लियामेंट को स्टैब्लिश किया हमारे इंडिया के संविधान ने, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। संविधान को किसने बनाया बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया, और पार्लियामेंट क्या लाया बेटा? एक्ट। पार्लियामेंट क्या लाया बेटा? एक्ट लाया। अच्छा, पार्लियामेंट में कौन एक्ट लाएगा बेटा? जो कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल का है तो स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना रही है बेटा? अपने अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से एक्ट बना रहे। अच्छा, एक्ट में क्या होगा बेटा? सेक्शन। एक्ट में क्या होता है बेटा? सेक्शन। तो अल्टीमेटली मैं बोलूं एक्ट बना रहे मतलब वो क्या कर रहे हैं बेटा? सेक्शन फ्रेम कर रहे हैं, राइट। सेक्शन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए हमने क्या बनाया बेटा? रूल। अच्छा, रूल जो है वो पार्लियामेंट नहीं बनाती है, रूल जो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आया बात समझ में? तो रूल की फ्रेमिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और उसका अमेंडमेंट भी कौन करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, सेक्शन को फ्रेमिंग कौन करेगा बेटा? पार्लियामेंट। बट इसका अमेंडमेंट कौन करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एक्ट बनवाना है तो वो अपना क्या देगी बेटा? प्रपोजल। क्या देगी? प्रपोजल। और उस प्रपोजल को एनालाइज करने के बाद पार्लियामेंट उसे एक्ट बनाएगी। मतलब एक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये हाथ में किसके है? पार्लियामेंट। मतलब एक्ट का बनाने का जिम्मेदारी किसको दिया गया बेटा? पार्लियामेंट को, बराबर। और ये कितना महीना लगता है बेटा? 3 महीने लगते हैं, मोटा मोटी अगर मैं मान लूं 3 महीना लगता है। ठीक है, अब सोचो इस एक्ट में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, क्या बोला मैंने? सपोज एक बेसिक एग्जांपल मैं बोलता हूं। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जब सेल्स ऑफ गुड्स है, से सपोज मैं बोल रहा हूं, सो गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब था मटेरियल, गुड्स में मटेरियल शामिल हो जाएगा। तो जब एक्ट बना तो गुड्स इंक्लूड मटेरियल था। ठीक है, गुड्स इंक्लूड क्या था? मटेरियल था। एक्ट बन गया,
पर बाद में जाके समझ में आया तो सिर्फ रॉ मटेरियल ही कवर हुआ, फिनिश्ड गुड्स तो कवर ही नहीं हुआ। फिनिश्ड गुड्स मतलब क्या? जैसे मैंने बोला यार्न से मुझे क्या बनाना है बेटा? फैब्रिक बनानी है, तो यार्न क्या हो गया मेरे लिए? रॉ मटेरियल हो गया, और फैब्रिक क्या हो गया मेरे लिए? फिनिश्ड गुड्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के बाद जो गुड्स आएगा मेरे पास वो फिनिश्ड गुड्स का। तो जब एक्ट में लाया वो गुड्स से क्या बन गया बेटा? मटेरियल। गुड्स में हमने शामिल किया मटेरियल, बट हम ये शामिल करना भूल गए, मतलब फिनिश्ड गुड्स। बट क्या ये गुड्स नहीं है बराबर। बट मटेरियल को शामिल करने के लिए कितना लगा बेटा? 3 महीना लगा। तो क्या मैं फिनिश्ड गुड्स को, बात समझ में आ रहा है क्या, शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि वो भी गुड्स है, बिल्कुल गुड्स है। तो इसमें फिनिश्ड गुड्स को शामिल करने के लिए क्या मैं फिर से 3 महीना लगाऊं? नहीं, मैंने एक बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाने के लिए 3 महीने लगा, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, बट कुछ चीजें भूल गई या कुछ चीजें गलती से आ गई, उसको रिमूव करना है, राइट। तो अब वो छोटी छोटी चीजों को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने की जरूरत अगर पड़ गई तो छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 महीने लगेंगे। इसलिए ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है सेक्शंस में। सेक्शंस मतलब एक्ट, आ रहा है बात समझ? सेक्शंस मतलब एक्ट, ये दोनों एक ही चीज है। कई सारे सेक्शन को मिला के एक्ट बनते हैं। एक्ट कई सारे सेक्शन को मिला के बनता है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। और एक सेक्शन को मैनेज करने के लिए कई सारे रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना बेटा, पार्लियामेंट जो है वो एक्ट को बनाएगी, सेक्शंस को बनाएगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट ला सकती है। किसमें बेटा? एक्ट में या सेक्शंस में, आप बोल दो। और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना भी सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। मेरी बात क्लियर आई समझ में या नहीं आई? यस। तो मैं इसकी समरी क्या होगी बेटा? बस आपको ये याद रखना है, बस ये छोटी समरी याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बनाया बेटा? क्या एस्टेब्लिश, क्या बनाया? सॉरी, क्या बनाया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एस्टैब्लिश किया? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या बनाया बेटा? एक्ट। पार्लियामेंट ने क्या फ्रेम किया? एक्ट फ्रेम किया। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? रूल्स। क्या किया? अमेंड भी किया। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट को क्या किया बेटा? अमेंड किया, बराबर। और रूल्स को क्या किया? फ्रेम भी प्लस अमेंड भी। बस ये याद रखना है आपको। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? यस। ध्यान रखना बेटा, जब भी हम रूल्स पढ़ेंगे तो एक्ट में मतलब सेक्शंस में क्या लिखा होगा? प्रिस्क्राइब्ड। मतलब यहां पे एक्ट में लिखा होगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, ये कौन बोलेगा बेटा? सेक्शन बोलेगा। सेक्शन बोलेगा क्या करना है। क्या करना है मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। तो यहां पे बोलेगा जीएसटी रिटर्न शैल बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर ऐसा शब्द लिखा हुआ है, ध्यान से, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड आ गया, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है बेटा रूल्स। मतलब सेक्शन बोलता है कि मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, पर कैसे करना है, कौन सा फॉर्म होगा, ये सब बात कहां पे लिखोगे बेटा? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स में। तो ये बताएगा कि जीएसटी रिटर्न इस फॉर्म में फाइल होगा, इस तारीख को फाइल होगी, बराबर है, इस तरीके से फाइल्स होंगे। आई होप आई एम क्लियर। ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है जो आपको किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको एडवांस में दिया हूं बेटा, बट मुझे लगता है आप थोड़ा सा एडवांस थिंकिंग रखोगे तो आप बेहतर चीज कर पाओगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? तो ये समरी आप दिमाग में अपने ड्राफ्ट कर लेना, ठीक है।
अब ये कोई सा भी एक्ट हो बेटा, यही समरी अप्लाई होता है. दिस इज द यूनिवर्सल फ्रेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉ. ठीक है, तो ठीक है बेटा, यहां पे ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ हाजिर होंगे बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में. ठीक है, चलिए यहां पे स्टॉप करते हैं, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करते हैं. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू.